नमस्कार, मैं रोशन जायसवाल इस समय काशी में हूँ, बनारस में, और हमारे साथ संतोषी पांडे जी हैं। आपको बताएंगे कि किस तरीके से बच्चों के भविष्य के लिए, ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए, वो अपने संस्था के माध्यम से किस तरीके से सेवा में लगी हुई हैं। काफ़ी पुरानी संस्था है जिसका नाम दीक्षा है, और बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए ये संस्था ख़ास तौर पे काशी में ही नहीं, पूर्वांचल के अलावा अब बिहार के तरफ कुछ कर रही है। तो बहुत सारी बातें हुई जिस पर ये समझ में आया कि अपना जो जीवन बचा है हम उनके लिए देना चाहते हैं जो हर समस्याओं से जूझ रहे हैं। जैसे महिलाएं, बच्चे, तो कहीं ना कहीं महिलाओं में अपनी बहन, अपनी माँ को देखती हैं, और बच्चों में अपना बच्चा देखती हैं, और उनके लिए 4 कदम चल के उनके मदद के लिए हमेशा आगे रहती हैं। तो आइए हम संतोषी जी से बात करते हैं कि इन्होंने खास तौर पे काशी के अलावा किन किन जनपदों में अपनी शाखाओं को खोल रखा है। जी जी नमस्ते, मैं संतोषी शुक्ला दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान की अध्यक्ष हूँ। जी, अभी मैंने जो बताया ना, खास तौर पे महिलाओं के लिए क्या चल रहा है आपके यहाँ? जी हाँ, महिलाओं के लिए है, लघु उद्योग हमारे यहाँ है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाता है। सिलाई, मेहंदी, ब्यूटिशियन, ये सारी चीज़ें उन्हें प्रशिक्षण दी जाती है, और प्रशिक्षण के बाद जब वो परिपक्व हो जाती हैं अपने विषय में, तो उन्हें छोटे छोटे जो है मार्केट से रोज़गार ला करके दिया जाता है, ताकि वो करे काम को, और आर्थिक समस्याओं से जो तंगी हो रही है उन्हें, उस तंगी से वो बच सकें। और साथ में जब मैं शुरुआत की थी महिलाओं से, एक बार बहुत पहले, करीब 10-12 साल पहले, जब मैं एक बार घाट किनारे गई थी, तो वहाँ पे एक महिला जो है वो बैठ कर के रो रही थी। तो मैं उससे पूछी कि आप यहाँ पे क्यों बैठी हैं, क्यों रो रही हैं? तो पहले तो वो बहुत ही कटु शब्द में बोली कि आप क्यों पूछ रही हैं, आप क्या करेंगी जान करके। फिर मैं बोली कि आप बताइए तो नहीं, मुझे नहीं बताना है। फिर मैं 2-4 मिनट फिर मैं वेट की, फिर मुझसे नहीं रहा गया, मैं फिर गई उनके पास। फिर मैं बोली कि दीदी आप बताइए तो आप क्यों रो रही हैं? तो वो फिर मुझे पकड़ करके बहुत तेज़ रोने लगी। बोली कि इससे ऐसी ऐसी मेरी समस्याएं हैं, उनके 2 छोटे बच्चे हैं, और उनके हस्बैंड की आंखों की रोशनी जो है वो अचानक चली गई है, और ससुराल वाले उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो उन्हें कहीं ना कहीं कामों की भी ज़रूरत थी, जिससे कि वो अपनी दैनिक जीविका वो चला सकें। लेकिन उन्हें काम समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और अच्छे घर से थी तो परेशान थी थोड़ा सा। फिर मैं बोली कि चलिए ठीक है, आप मेरे घर पर आइए, मैं आपको बताऊंगी। तो वो दूसरे दिन मेरे घर पर आई तो फिर मैं उन्हें सिलाई से संबंधित उन्हें कोर्स सिखाने लगी। तो वो सीखी की, और सीखने के बाद उनकी अच्छी प्रैक्टिस भी रही। फिर मैं आसपास के लोगों से भी कहने लगी, भाभीयों से, बहनों से, कि आप लोग जो है कहीं ना कहीं इस काम को देते ही है, आप लोग इन महिलाओं को दीजिए काम, ताकि ये करें और आत्मनिर्भर बने, इनकी ज़रूरत है इस समय। तो मुझे अगल बगल से भी सपोर्ट मिलने लगा, और वो महिलाएं की जो आर्थिक तंगी थी वो दूर होने लगी। फिर जैसे जैसे लोगों की जानकारियाँ हुई, काम बढ़ने लगी, फिर लोगों को ये पता चलने लगा कि हम वहाँ पे जाएंगे तो मुझे काम मिलेगा। तो लोगों की उम्मीद बढ़ी, मेरे पास काम बढ़ा। फिर महिलाओं की टीम बनी हमारे पास, जिससे कि करीब 40-50 महिलाएं हमारे पास आने लगी डेली, वो अपना काम करती रहीं। और उसके बाद जब महिलाएं काम करने लगी, तो एक दिन प्रिंसिपल सर हैं हमारे, जितेंद्रनाथ पांडे जी, तो उन्होंने कहा कि बेटा आप इतना अच्छा काम कर रही हो, तो आप इसकी एक पहचान बनो और इसका एक नाम दो। तो मैंने कहा कि कैसे क्या? तो उन्होंने संस्था के बारे में मुझे बताया, ताकि इससे महिलाओं को भी सुविधा मिले और आपको भी सुविधा मिले, तो आप संस्था के माध्यम से इस काम को करो। तो मैंने 2014 में संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया, दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान के नाम से, और उसके बाद से मैं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही हूँ। और जब बच्चों के लिए क्या हो रहा है? और जब मैं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने लगी, तो मैं वहाँ पे देखने लगी कि वो अपने साथ साथ बच्चों को भी काम में लगाने लगे। तो मैं उसी में से पूछी कि से आप बच्चों को पढ़ाने की जगह पे आप बच्चों को क्यों यहाँ पे काम करा रही हैं? तो उसमें से एक महिला बोली कि दीदी जो मुझे मिलता है तो उतने में घर का खर्चा नहीं चल पाता है, तो ऐसे में बच्चों की शिक्षा जो है दे पाना बड़ा मुश्किल है। तब से फिर मेरे मन में फिर दूसरा विचार आया कि क्यों ना मैं महिलाओं के साथ साथ बच्चों के लिए भी कुछ ऐसा करूं जिससे कि वो शिक्षित हो।
तो धीरे धीरे फिर मैं बच्चों को भी वहाँ पे बुलाने लगी और बच्चों को भी मैं वहाँ पे शिक्षा देने लगी। और जब हमारे यहाँ बच्चे वो बेसिक शिक्षा जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्कूलों में भी उनका एडमिशन कराए हुए हैं। और अभी हमारे संस्थान से पढ़े हुए करीब 18 से 20 बच्चे जो हैं वो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अतुलानंद, ये राज इंग्लिश स्कूल, मतलब सनबीम, ऐसे नामी स्कूलें हैं जहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और वो ऐसे बच्चे हैं जो भिक्षा से शिक्षा की मुहिम जब हमने छेड़ी थी सबसे पहले, तो वो मलिन बस्तियों के, लेकिन स्कूल वाले को भी, प्रबंधक का ये होता है कि नहीं, मलिन बस्ती के बच्चे हैं तो मैं यहाँ पे एडमिशन नहीं लूँगा। तो बहुत सारी समस्याएं उस बीच में आती हैं। मेरा एक अनुरोध भी रहता है प्रिंसिपल लोगों से कि नहीं, इसे बच्चा जिस कैटेगरी का है आप उनका एडमिशन लीजिए। बच्चों का भविष्य जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। ये बच्चे देश के धरोहर हैं और उन्हें जो है उच्च शिक्षा मिलना चाहिए। शिक्षा सबका अधिकार है। तो अब धीरे धीरे प्रबंधक लोग भी दे रहे हैं सुविधाएं, हम लोगों को एडमिशन करा रहे हैं। और फ़िलहाल हमारे संस्थान में अभी 300 बच्चे हैं जो मलिन बस्तियों के हैं, भिक्षुक बच्चे हैं जो हमारे संस्था में प्रतिदिन आते हैं और एक कोचिंग के माध्यम से उन्हें पढ़ाई जा रही है, जिसके लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है। सरकार क्या कर रही है? सरकार कुछ सहयोग कर पा रही है आपकी? सरकार तो अभी तक कोई सहयोग नहीं की है। अब आगे देखते हैं कि क्या सहयोग करेगी या नहीं करेगी, तो ये तो हम नहीं बता सकते। अभी तो हम लोग अपने टीम के मेंबरों से, अपने पॉकेट मनी से ही इसको चला रहे हैं। सरकार से क्या अपेक्षा रखती है? सरकार से अपेक्षा मैं यही रखती हूँ कि कम से कम जो हमारे संस्थान में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सुविधाएं वो उपलब्ध कराए, या कुछ हमारी संस्था को ऐसी जगह दे जहाँ पे हम उन बच्चों को प्रशिक्षण दे सकें, क्योंकि हमारी संस्था रेंट पर है। और सबसे बड़ी समस्या हमारे आगे आती है कि हमारे पास जगह नहीं है और रेंट देना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आज की महंगाई में। आप देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हैं और खासतौर पे सरकार भी इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में नारी सशक्तिकरण, नारियों के सम्मान में अच्छा काम कर रही है। तो हो सकता हो आप में कमी रह गई हो, आप कभी प्रयास नहीं कर पा रही हो। सरकार तो कहती है कि हम सहयोग के लिए खड़े हैं, या आप में कमी रह गई या फिर आप कहीं जा नहीं पाई हो, सहयोग ले नहीं पाई हो? तो सर आप ये बताइए कि हमारे यहाँ संस्थान में करीब अभी हमारी छोटी सी कोशिश रही है जिसमें कि 300 बच्चे हमारे यहाँ प्रतिदिन पढ़ने आ रहे हैं, और ये ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक किसी भी स्कूलों में नहीं गए हैं। तो आखिर कमियाँ किसकी है? जो काम मैं कर रही हूँ एक साधारण महिला, एक समाज सेवी के नाम से, तो क्या सरकार उन पे सर्वे नहीं कर सकती है कि ये बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, इनके भविष्य के लिए क्या करना चाहिए? सरकारी स्कूल में वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए। आज यदि एक रिक्शा चालक भी है तो वो बड़े स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना चाहता है, वो किसी भी सरकारी स्कूल में पढ़ाने से वो भाग रहा है, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ पे टीचरों की उपस्थिति नहीं होती है। तो कमियां तो सरकार की भी है, कहीं ना कहीं उन्हें शिक्षा के लिए एक सरकारी अच्छे स्कूलों की ज़रूरत है जहां पे वो खुद सर्वे करें कि बनारस में और बनारस की जगहों, अन्य जगहों पर भी सरकारी स्कूल कितनी है और वहां पे जो बच्चों की शिक्षा दी जा रही है वो शिक्षा कैसी है। तो मतलब सब आपके कहने का मतलब सीधा ये है कि सरकारी संस्थानों में पढ़ाई नहीं होती, जिसके कारण बच्चे शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं। बिल्कुल, एक माध्यम आप बनी है। बिल्कुल, सरकार आपको मदद करना चाहे कर नहीं पा रही, या तो आप प्रयास नहीं कर पा रही हो या फिर सरकार का ध्यान आपकी तरफ नहीं हो। सर मैं प्रयास कर रही हूँ और मैंने प्रोजेक्ट के लिए भी मैं कितनी बार अप्लाई कर चुकी हूँ, लेकिन होता क्या है कि सरकारी फंडिंग के लिए आपके पेपर्स की इतनी ज़्यादा फरमाइश होती है कि आपके पास ये पेपर होना चाहिए, वो पेपर होना चाहिए। तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत ये होती है कि मैं बच्चों को शिक्षित करूं और या फिर मैं संस्थान से संबंधित सारे फाइलें एकत्रित करूं, या फिर जो महंगी फाइलें हो रही है जैसे कि 12 है, ATG है, इन सारी चीज़ों को मैं बनवाऊं। तो एक आम आदमी कितना खर्चा कर सकता है? वो पेपर केवल फाइल करे या बच्चों को शिक्षित करे या रेंट की समस्याओं से जूझे, तो प्रॉब्लम तो है जी। बात अब सामने आ गई कि बच्चों को शिक्षा देने में जो परेशानी होती है, जो समस्याएं हैं, उसको सरकार को दूर करना चाहिए। संतोषी जी ने कहा कि
हम बच्चों पे शिक्षा पे ध्यान दें या कागज़ को मैनेज करें और सरकार से प्रोजेक्ट मांगें। तो कहने का मतलब है कि यदि हम अपने संस्था के माध्यम से करीब 300 बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और निःशुल्क दे रहे हैं अपने संस्था के माध्यम, तो सरकार की भी भूमिका होनी चाहिए, प्रतिनिधियों की भूमिका होनी चाहिए कि ऐसे 300 बच्चों को किस तरीके से वो शिक्षित कर रहे हैं। तो सहयोग के लिए सरकार को खासतौर पे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को आना चाहिए, इनके कहने का मतलब ये है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जिस तरीके से होर्डिंग और पोस्टर और विज्ञापनों के माध्यम से ये पब्लिक में, समाज में बताने का काम करे कि हम महिलाओं की तरफ, विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, तो वहीं आपका कहना है संतोषी जी का कि हमें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से नहीं मिल रही है, सिर्फ कागज़ों पर ही देखा जा रहा है। यदि ऐसा है तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इनकी जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए और खासतौर पे इनको सम्मानित भी करना चाहिए कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में 300 बच्चों को शिक्षित करना ये बहुत बड़ा काम है। तो अब तक की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।